आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। आप लोग को पता है कि रिप्रोडक्शन बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है लाइफ का। बिना रिप्रोडक्शन के क्या होगा कि स्पीसीज जो है खत्म हो जाएगी। जिस भी स्पीसीज में रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए अर्थ के ऊपर रिप्रोडक्शन एक प्रकार का बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि कौन कौन सा स्टेप होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहली बात तो हमको क्या चाहिए, गैमेट चाहिए। बिना गैमेट के रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और क्योंकि ये ह्यूमन का है रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसका मतलब इसमें क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों चाहिए होगी। ठीक है, तो मेल गैमेट चाहिए और हमको फीमेल गैमेट भी चाहिए। तो जब मेल गैमेट बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊजेनेसिस। ठीक है, तो फीमेल गैमेट बनेगा तो ऊजेनेसिस कहलाएगा और मेल गैमेट बनेगा तो आपका कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमेट बन गए हमारे, मेल गैमेट बन गया और फीमेल गैमेट बन गया। तो गैमेट बनने के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इन फीमेल जेनाइटेलिया। ठीक है, मेल से फीमेल के जेनाइटेलिया में मेल गैमेट को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इन फीमेल जेनाइटेलिया। थर्ड स्टेप जो है हमारा, इंसेमिनेशन हो गया। तो उसके बाद जो स्टेप आएगा हमारा वो आएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो जब मेल गैमेट फीमेल जेनाइटेलिया में जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब में एक रीजन होता है जिसको कहते हैं एम्पुला। तो एम्पुला रीजन में जाके क्या होगा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होना और मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो है एम्ब्रियो जेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, आप लोगों को पता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, 9 मंथ के लिए, ठीक है, धीरे 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 बेबी का डेवलपमेंट होता रहता है। तो वो जो 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड है उसको कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, बेसिकली बेबी का डेवलपमेंट। ठीक है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। पार्चुरेशन, ठीक है, तो ये फिफ्थ स्टेप है हमारा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, डिलीवरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, बेबी का जो बर्थ है इसको हम लोग पार्चुरेशन बोलेंगे या डिलीवरी। ठीक है, और सिक्स स्टेप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन।
मिल्क फीडिंग बाय द बेबी। ठीक है, तो बेबी के द्वारा जो मिल्क फीडिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टेशन। तो ये कुछ स्टेप है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ठीक है, हमको जानना चाहिए, एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ही चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है वहीं पे लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, गैमेट बन जाएगा। गैमेट बनने के बाद गैमेट ट्रांसफर होगा तो इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर बेबी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर बर्थ हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, लैक्टेशन। ये हमारे कुछ स्टेप हैं। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है टेस्टिस, दूसरा है एसेसरी डक्ट, थर्ड है मेल सेक्स ग्लैंड, और फोर्थ है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो इन 4 कंपोनेंट से आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट बाय द टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, मेल सेक्स ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, एक एक के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, तो टेस्टिस जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स आर्गन। इसको प्राइमरी सेक्स आर्गन बोलते हैं। क्यों प्राइमरी सेक्स आर्गन बोलते हैं, क्योंकि स्पर्म एंड हार्मोन दोनों को बनाने का काम करता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स आर्गन बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिस अगर काम ना करे तो ना तो स्पर्म बनेगा ना हार्मोन बनेगा। ठीक है, तो मेल का जो मेलनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड है, टेस्टिस के ऊपर। ठीक है, टेस्टिस फंक्शनल है तभी आपकी मेलनेस है। ठीक है, तो स्पर्म एंड हार्मोन दोनों कौन बनाएगा, टेस्टिस बनाएगा। दूसरी चीज, टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कॉटम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्कॉटम होल्ड करेगा। ठीक है, होल्ड द टेस्टिस, टेस्टिस को पकड़ के रखता है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक प्रकार का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, टेस्टिस पैक होता है। ठीक है, और इस स्क्वाटम का काम है 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करता है, ये टेम्परेचर को कम रखता है। ठीक है, तो स्क्वाटम की वजह से टेस्टिस क्या है, बॉडी के बाहर है, तो इसकी वजह से इसका टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और इसकी वजह से स्पर्म आसानी से फॉर्म हो जाएगा। अगर बॉडी टेम्परेचर पे देखें तो बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए टेस्टिस को बॉडी से बाहर रखा गया, लटका के रखा गया है। क्यों, क्योंकि इसको कम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्क्वाटम थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देता है, 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है टेस्टिस का टेम्परेचर, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन आसानी से हो सके। ठीक है, अब टेस्टिस कहाँ पे पाया जाएगा, तो टेस्टिस आपका पाया जाएगा एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, तो एब्डोमिनल रीजन में टेस्टिस पाया जाता है और टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लेबुल पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या होती है 250 इन ईच टेस्टिस। हर टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोबुल पाए जाते हैं और एक टेस्टिकुलर लोबुल के अंदर सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं? 1 to 3 इन ईच टेस्टिकुलर लोबुल। ठीक है, एक टेस्टिकुलर लोबुल के अंदर 1 से लगा के 3 तक क्या होंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? टेस्टिकुलर लोबुल है। ठीक है, तो आप समझिए टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोबुल होते हैं। ठीक है, और टेस्टिकुलर लोबुल के अंदर सेमीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। और सेमीफेरस ट्यूब्यूल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। मतलब टेस्टिस का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना हुआ है। और टेस्टिस के अंदर में जो स्पर्म और हार्मोन बन रहा है वो किसकी मदद से बन रहा होगा, या कि उसमें जो है रोल किसका है मेन? तो वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। इसलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 से लगा के 3 प्रत्येक टेस्टिकुलर लोबुल में एक सेमीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 3 होगा। तो लगभग में अगर हम देखें कि अगर किसी टेस्टिकुलर लोबुल में एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है तो इसका मतलब 250 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे एक टेस्टिस में। और अगर 3 होंगे तो 750। तो 250 से लगा के 750 के बीच में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा मैगी होती है ना, ठीक है, उसी प्रकार मैगी के जैसा ही क्या हुआ, टेस्टिकल्स के अंदर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भरे हुए हैं। ठीक है, आपके टेस्टिस के अंदर जैसे मैगी भरी हुई है इस टाइप से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किस में होंगे? टेस्टिकुलर लोबुल में होंगे। और टेस्टिकुलर लोबुल की संख्या 250 होती है। ठीक है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। एसेसरी डक्ट में कौन कौन आएगा? एसेसरी डक्ट में जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें से होके स्पर्म मूव करता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनेगा और फिर वो मूव करके किसी पाइप के रास्ते से बाहर आएगा। तो जिस पाइप के रास्ते से बाहर आएगा, जिस रास्ते से बाहर आएगा, ट्यूब के रास्ते से बाहर आएगा, उसको हम एसेसरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, वो हमारा एसेसरी डक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका आएगा रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस हो जाएगा। ठीक है, और वासा एफरेंसिया। ठीक है, और आपका इपीडिडेमिस। ठीक है, और वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये 4 जो है वो क्या है? एसेसरी डक्ट हैं। ठीक है, रेटेटेस्टिस, और रेटेटेस्टिस से बाद में जाएगा वासा एफरेंसिया के अंदर, वासा एफरेंसिया से इपीडिडमिस में स्पर्म जाएगा, और फिर वास डिफरेंस के अंदर स्पर्म जाएगा। इस प्रकार से स्पर्म मूव करता है। ये ऑर्डर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, कभी उल्टा पूछता है, कभी सीधा पूछता है। ठीक है, अब देखिए मेल सेक्स ग्लैंड में कौन कौन आएगा। ठीक है, तो हमारा आएगा सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल एक प्रकार की मेल सेक्स ग्लैंड है। ठीक है, इसकी संख्या होती है 2, ये पेयर में पाया जाता है। और दूसरी जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसकी संख्या 1 होती है। और तीसरी जो हमारी मेल सेक्स ग्लैंड है उसको नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उसको काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई हमारी, या इसको काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी भी संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये 1 पेयर होगा, इसकी संख्या ये पेयर में पाया जाता है। और सेमिनल वेसिकल भी पेयर में पाया जाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल होता है। ठीक है, तो मेल सेक्स ग्लैंड में आपको 3 ग्लैंड याद रखनी है। कौन कौन सी? सेमिनल वेसिकल, ठीक है, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया आएगा। एक्सटर्नल जेनिटलिया में आपको पेनिस याद रखना है।
ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो गया। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से बना हुआ है, तो वो आपके नज़र के सामने है। ठीक है, अब हम पहला चीज देखेंगे टेस्टिस के बारे में कि भाई टेस्टिस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये टेस्टिस है। ठीक है, तो उस टेस्टिस के ऊपर दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ठीक है, इस टेस्टिस के ऊपर दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, एक आउटर साइड में होती है जिसका नाम है ट्यूनिका वेजेनलिस, और जो इनर साइड में पाई जाएगी मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको हम लोग का एल्बुजिनिस। ठीक है, तो दो लेयर पाई जाती हैं टेस्टिस के ऊपर। ठीक है, एक होती है ट्यूनिका वेजेनलिस और एक होती है ट्यूनिका एल्बुजिनस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, ट्यूनिका वेजिनलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनस के बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे भरा होगा फ्लूइड, और ये फ्लूइड की जब अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, तो हाइड्रोसील हो जाता है, हाइड्रोसील। अब देखिए, इस टेस्टिस के अंदर इस प्रकार से कंपार्टमेंट पाए जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। तो इन कंपार्टमेंट्स को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोबुल, और टेस्टिकुलर लोबुल की संख्या होती है लगभग 250। ठीक है, और इन टेस्टिकुलर लोबुल के अंदर में इस प्रकार से कुछ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। इस प्रकार से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ऐसे। इस प्रकार से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और ये सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है एक जगह मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इनकी संख्या कितनी होगी, 1 से लगा के 3 इन ईच टेस्टिकुलर लोबुल। ठीक है, अब ये जो है जहां मिलते हैं सब, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनेगा, और स्पर्म कहाँ जाएगा, रेटे टेस्टिस के अंदर जाएगा। ये देखो, यहाँ रेटे टेस्टिस जो है, ये बीच वाला खाली स्पेस जो है, इसको रेटे टेस्टिस कहते हैं। और यहाँ रेटे टेस्टिस से स्पर्म जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, रेटे टेस्टिस से स्पर्म बाहर निकलता है। इसको हम हटा देते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, इधर बना दे देंगे। तो ये रेटे टेस्टिस है, ये रेटे टेस्टिस से ये इस प्रकार से एक पाइप निकलेगा। ठीक है, तो ये जो पाइप होता है रेटे टेस्टिस के बाद जो बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया पहला होगा रेटे टेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया। ठीक है, फिर ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इपी डिडेमिस। ठीक है, और फिर ये जो है हमारा वासा वास डिफरेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे क्या हो गए, एसेसरी डक्ट हो गए। ठीक है, तो देखिए
क्या हुआ कि सेमनीफेरस ट्यूबिल के अंदर स्पर्म बनता है और वो फिर स्पर्म कहाँ चला जाता है, रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से फिर कहा जाएगा वासा इफ्रेंसिया में, और फिर इपिडेडमिस में, और फिर वास डिफरेंस में। और ये जो इपिडेडमिस होता है, ठीक है, ये हाईली कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, और इसके अंदर टेम्पररी स्टोरेज होता है स्पर्म का, ठीक है, और इसके अंदर होता है मैचुरेशन, ठीक है, स्पर्म का मैचुरेशन भी होता है, ठीक है। और इसलिए इसकी जो है लेंथ होती है लगभग में 600 सेंटीमीटर, ठीक है। एपिडिडमिस की लेंथ जो होती है वो 600 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ से वासा इफ्रेंसिया से स्पर्म जब निकलेगा तो इसमें एपिडिडमिस में यहाँ कुछ समय के लिए स्टोर होगा, मैच्योर होगा, और उसके बाद वास डिफरेंस से होता हुआ बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये टेस्टिस का आपका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको याद रखना है टेस्टिस में दो ऊपर मेम्ब्रेन होगी, जो बाहर साइड में होगी उसको ट्यूनिका वेजिनलिस बोलेंगे, जो उससे अंदर होगी उसको ट्यूनिका एल्बिजिनस बोलेंगे, और उन दोनों के बीच में अगर फ्लूइड भर जाता है तो उसको उसकी वजह से टेस्टिस का साइज बड़ा हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिल, ठीक है। और उसके अंदर टेस्टिकुलर लोबुल पाए जाएंगे टेस्टिस के अंदर 250, और उन टेस्टिकुलर लोबुल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे, और उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और वो स्पर्म जब बनेगा वहां से तो रेटे टेस्टिस में जाएगा, रेटे टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया में जाएगा, और वासा इफ्रेंसिया से ईपी डेडेमिस में जाएगा, और ईपी डेडेमिस में कुछ समय के लिए स्टोर होगा, और वहाँ पे मैचुरेशन होगा क्योंकि वो हाईली कॉइल्ड होती है, ठीक है। और इसलिए उसकी लेंथ जो होती है एपिडेडमिस की थोड़ी ज़्यादा होती है, 600 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद एपिडेडमिस से निकल के वह कहाँ चला जाएगा, वासा वाफ डिफरेंस में चला जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, वाफ डिफरेंस में चला जाएगा, और फिर उसके बाद जो है बाहर आ जाएगा, और कुछ ग्लैंड से सिक्रीशन निकलते हैं उनसे होते हुए मिल जाएगा, सिक्रीशन मिलेंगे उसमें, और सीमेन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है अबाउट द टेस्टिस के बारे में, ठीक है।